Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you are all fine. As I told you yesterday that as we were doing the written work of Hamlet, the exercises of Hamlet, so we will continue with the same thing, and today we will do. So you all have to turn to page number, this is I guess 81. Okay, page 81. Please put the date on page number 81. Now this exercise is that a paragraph is given to you and there are 10 mistakes in this paragraph. 10 mistakes in this paragraph. इसको करने के लिए आपने क्या करना है कि आप सबके पास पेंसिल होनी चाहिए. You all should have your pencils in your hand. हम क्या करेंगे कि इसके अंदर जो जो मिस्टेक है उसको अंडरलाइन करके और उसका करेक्ट वर्ड उसी के ऊपर लिख देंगे. ठीक है, वो जब एक मरतबा लिखा जाएगा तो वंस द पैराग्राफ इज फिनिश्ड 10 मिस्टेक्स हम निकाल लेंगे. उसके बाद क्या होगा कि आप इस पूरे पैराग्राफ को, ये जो नीचे आपके पास लाइंस दी हुई है ये देखें, इस पूरे पैराग्राफ को करेक्ट करके फिर आपने ये वाले लाइंस के अंदर लिखना है. ठीक है, तो फर्स्ट लेट अस करेक्ट दिस पैराग्राफ फर्स्ट. अच्छा बेटे, देर आर व्हाट आर द 10 मिस्टेक्स. अब आप लोगों ने स्टोरी और समरी और सारा कुछ कर लिया है, तो यू मस्ट बी हैविंग द आइडिया दैट व्हाट आर एक्चुअली द मिस्टेक्स दैट आर देयर इन दिस पैराग्राफ. ओके, लेट अस स्टार्ट विद इट. द फाइट बिगैन. The fight began. Now this is the scene of the fight, of the sword fight between Hamlet and Laertes, the last scene of the play. The fight began. At first, Hamlet seemed to be losing. This is not losing. शुरू में ऐसा लग रहा था कि Hamlet जो है वो जीत रहा है. ये नहीं लग रहा था कि वो lose कर रहा है, हार रहा है. ठीक है, losing को अंडरलाइन करें और इसके ऊपर लिखें winning. लूजिंग को अंडरलाइन करके बेटा जी लिखें विनिंग. ओके, इसके बाद देखें ही हिट लेटर्स विद हिज स्टिक. अब आप खुद सोचें, स्टिक से उसने हिट किया था लेटर्स को? नहीं, स्टिक को अंडरलाइन करें और उसके ऊपर लिखें स्वॉर्ड. ही हिट लेटर्स विद हिज स्वॉर्ड. ठीक है, he hit letters with his sword, but of course it was old. Old, क्या उसकी sword old थी? Old नहीं थी. क्या थी? Blunt थी. BLUNT, blunt. Old को अंडरलाइन करके इसके ऊपर लिखें blunt. ठीक है, blunt. So letters wasn't hurt. ठीक है, इसी वजह से क्या हुआ कि letters को कोई चोट नहीं लगी. The two men fought hard. उसके बाद लड़ाई बहुत जोर से शुरू हो गई. Hamlet was becoming excited. Hamlet excited तो नहीं हो रहा था. Excited को अंडरलाइन करें बेटा और लिखें tired. Hamlet was becoming tired. Excited को अंडरलाइन करें और इसके ऊपर लिखें tired. TIRED. Okay. Claudius was so sad. He could hardly breathe. Claudius बहुत ज़्यादा. अब Claudius sad तो नहीं था. Claudius को sad होने की क्या जरूरत थी? तो Claudius was so excited. Sad को underline करके इसके ऊपर लिखें excited. ठीक है बेटे. Claudius was so excited. He could hardly breathe. और क्या सोच रहा था वो? आगे क्या लिखा है? In an hour it would all be over. उसने क्या सोचा? एक घंटे में सब कुछ ओवर हो जाएगा? No. उसने सोचा in a moment. An hour को अंडरलाइन करें. An hour को अंडरलाइन करके इसके ऊपर लिखे a moment. An hour की जगह आपने लिखा a moment, यानी एक लम्हे में सब कुछ खत्म हो जाएगा. In a moment. Moment is moment. In a moment it would all be over. Then Laertes cut Hamlet with his blunt sword. अब ये तो खुद सोचने की बात है कि Laertes ने Hamlet को कट लगाया है, अपनी blunt sword से लगाया होगा. Blunt को अंडरलाइन करें और यहाँ लिखें sharp. Blunt को अंडरलाइन करके उसके ऊपर लिखें बेटा sharp. Okay.
They struggled and Hamlet dropped Letus sword. अच्छा ड्रॉप तो नहीं, अब जब उसको कट लगा है तो क्या हुआ है कि हेमलेट रियलाइज्ड कि इसके पास जो स्वॉर्ड है वो ब्लंट नहीं है, उसे पता चल गया। तो उसने क्या किया था कि उसकी स्वॉर्ड उससे छीन ली थी, ठीक है, उसे छीन के जोर से पकड़ ली थी और उससे उसको कट लगाया था। लेकिन यहाँ पे क्या चीज गलत है, ड्रॉप्ड गलत है। ड्रॉप्ड को अंडरलाइन करें, ड्रॉप्ड के ऊपर लिखें सीज्ड, SEIZED, SEIZED। सीज्ड का मतलब होता है झपट लेना, छीन लेना। दे स्ट्रगल्ड एंड हेमलेट सीज्ड लेटिस स्वॉर्ड एंड कट हिम विद इट। ठीक है, उसने छीन ली और उसको कट लगा दिया। ओके, ओनली लेटिस वॉज ब्लीडिंग, ये बात गलत है। अब तो दोनों लोगों को कट लग चुका था, तो ऑब्वियसली सिर्फ लेटिस की तो ब्लीडिंग नहीं हो रही होगी ना, दोनों की हो रही। आपने ओनली लेटिस वॉज, ये तीनों चीजों को अंडरलाइन कर लेना है आपने, ठीक है। ओनली लेटिस वॉज, ये तीनों चीजों को अंडरलाइन करें और इसके ऊपर लिखें बोथ वर, ठीक है। ओनली लेटिस वॉज, तीन वर्ड्स को अंडरलाइन करके ऊपर लिखना है बोथ वर, तो ये हो जाएगा बोथ वर ब्लीडिंग। हो गया। आगे लिखा हुआ है नो वन वॉज चीटिंग। नो वन क्या, कोई भी चीटिंग नहीं कर रहा था। नो वन को अंडरलाइन करें और लिखें समवन। नो वन की जगह यहां आएगा समवन वॉज चीटिंग। अब मैं आपको पूरा पैराग्राफ, करेक्ट पैराग्राफ एक मर्तबा रीड करके बता देती हूँ। अगर किसी का कुछ भी रह गया है तो वो उसको सही कर ले। द फाइट बिगैन एट फर्स्ट, हेमलेट सीम टू बी विनिंग। लूजिंग की जगह आएगा विनिंग। ही हिट लेटस विद हिज स्टिक, he hit letters with his sword. Stick की जगह आएगा sword. He hit letters with his sword. But of course, it was blunt. Old की जगह लिखें blunt. But of course, it was blunt. So, Letus wasn't hurt. The two men fought hard. Hamlet was becoming tired. Hamlet was becoming tired. Excited की जगह लगाना है tired. Claudius was so excited. Sad की जगह लगाना है excited. Claudius was so excited he could hardly breathe. In an hour की जगह आपने लिखना है in a moment. In a moment it would all be over. In a moment it would all be over. Then let us cut Hamlet with his sharp sword. Sharp लिखें, blunt की जगह आपने लिखना है sharp. Then let us cut Hamlet with his sharp sword. They struggled and Hamlet seized Letus sword. Seized, dropped की जगह लिखेंगे seized. Seized is SEIZED. They struggled and Hamlet seized Letus sword and cut him with it. Both were bleeding. Only Letus was, ये पूरी चीज की जगह आपने लिखना है both were. Both were bleeding. Someone was cheating. No one की जगह लिखना है someone. Someone was cheating. All right students, so this is the end of this exercise. इस अब ये वाली लाइंस जो आपको दी गई हैं, इसके अंदर आप लोगों ने ये पूरा पैराग्राफ दोबारा से लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम करने वाले हैं वोकैबुलरी एंड यूजेज की एक्सरसाइज है, वो मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली दिस इज पेज 117 इन योर बुक, पेज 117 इन योर बुक। ये आपके होमवर्क जो आपको मिला है उसके अंदर भी है, और उसके साथ साथ
जाहिरी बात है ये बुक में है, तो आई वुड से कि अगर आप चाहें तो आप होमवर्क में इसको पहले सॉल्व कर लें और फिर बाद में बुक में सॉल्व कर लें, या पहले बुक में कर लें बाद में होमवर्क में कर लें. इट इज ऑल अप टू यू. ठीक है. अच्छा जी, ये वाली एक्सरसाइज, दिस इज पेज नंबर 117 इन योर वर्कबुक. प्लीज टर्न टू पेज 117 और इसके ऊपर आप लोग आज की डेट डाल लें बेटा. Okay, now this is vocabulary and usage, page number 117 in your book. Exercise number 1. This is the exercise about homonyms. सबसे पहले हम देखेंगे कि homonyms होते क्या चीज है. Homonyms होते हैं the words that have the same, जो आप pairs of words करते हैं English B में, they are called homonyms. अच्छा, homonyms होते ये हैं, एक्चुअली होमोनिम्स का दूसरा नाम होता है पेयर्स ऑफ वर्ड्स. कभी कभी किसी बुक्स के अंदर इसका नाम कंफ्यूजिंग वर्ड्स भी लिखा हुआ होता है. ठीक है. ये क्या होता है कि जैसे अब लुक एट दिस बॉक्स, लुक एट दिस वर्ड बैंक जो आपको दिया गया है. तो ये क्या है, बेयर बेयर, हर्ड हर्ड, पीस पीस. अब देखो, होमोनिम्स आर द वर्ड्स दैट साउंड सेम, दे हैव द सेम साउंड. ठीक है, उनकी साउंड बिल्कुल एक जैसी होती है, बट ऑब्वियसली उनका जो मीनिंग होता है वो अलग अलग होता है. जैसे डाई डाई, ये तो आप लोगों ने वैसे उसमें किया भी है. टेल टेल, रूट रूट, वेस्ट वेस्ट, ग्रेट ग्रेट, सीन सीन. अब देखो साउंड बिल्कुल एक सेम है, ठीक है, लेकिन इनके जो मीनिंग्स हैं दे आर टोटली डिफरेंट. दैट इज व्हाई आप देखेंगे कि हमने इसको क्या करना है कि हमने इसको सेंटेंसेस को पढ़ के उसके साथ हमने देखते जाना है कि आपके पास क्या. ओके, तो आपने देखना है कि आपके सेंटेंस के अंदर, अब जैसे पहला सेंटेंस है उसमें आपने पहला वाला पेयर पकड़ना है. ठीक है जी. अब आपने देखना है कि उसके अंदर से कौन सा वाला पेयर इसके अंदर लगना चाहिए. लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज नाउ. आप लोग साथ साथ इसको सॉल्व करते जाएं. कीप दिस वर्ड बैंक इन व्यू, इसको देखते जाएं और साथ साथ सॉल्व. ओके, लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस नाउ. शी डिसलाइक्ड हिम सो मच दैट शी कुडंट डैश द साइट ऑफ हिम. अब इसमें पहला आपने पकड़ना है बेयर. बेयर में आपको मीनिंग्स बताती जाती हूँ, आपको खुद ही समझ आ जाएगी. बेयर, BARE, बेयर का मतलब होता है अनकवर्ड. ठीक है, अनकवर्ड होता है. और BEAR का मतलब होता है बर्दाश्त करना. अच्छा, अब ये देखो, ये यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना, दिस इज रॉन्ग. इट शुड बी BEAR. BARE का मतलब होता है अनकवर्ड, ये मैंने वैसे शायद आपको पढ़ाया भी है. और BEAR मीन्स बर्दाश्त करना. तो आपका कौन सा वाला आपको यहाँ आना चाहिए. शी डिसलाइक्ड हिम, वो उसको इतना नापसंद करती है दैट शी कुड नॉट डैश बेयर द साइट ऑफ हिम. BEAR वाला इसके अंदर लगेगा बेटा, इसको सही कर लें. यहाँ लिख लें आप लोग, लिख लिया आपने. तलहा, आर यू राइटिंग? कम ऑन, टर्न टू पेज 117 नाउ. 117 बेटे. ओके. Number 2, this dash of cattle belong to the rich farmer. अच्छा जी, this dash of cattle belong to the rich farmer. सेकेंड वाला पेयर देखो, हर्ड. हर्ड होता है HERD. हर्ड का मतलब होता है रेवड़. जो जानवरों का ग्रुप होता है, बहुत सारे जानवर होते हैं, उसे हर्ड कहते हैं. HERD हर्ड, रेवड़. और HEARD हर्ड का मतलब होता है सुनना. सुनना कुछ, टू लिसन टू समथिंग. अच्छा, अब देखो इसके अंदर से दिस डैश ऑफ कैटल. अब कैटल क्या है, मवेशी, जो गाय बकरियां ये होती हैं वो कैटल होती हैं. तो उसके अंदर कौन सा हर्ड आएगा, HERD हर्ड. ठीक है, सबको समझ आ गई है. दिस हर्ड ऑफ कैटल बिलोंग टू द रिच फार्मर. नंबर 3, ही टुक द इंजन अपार्ट. अपार्ट का मतलब होता है अलग अलग कर देना. ठीक है, उसने इंजन को अलग अलग कर दिया. डैश बाय पीस. अब देखो तीसरा पेयर देखें, पीस और ये पीस. एक पीस ये है PIECE, पीस का मतलब होता है टुकड़ा. और PEACE, पीस का मतलब होता है अमन सुकून चैन. ठीक है ना. तो अब इसमें कौन, इंजन में अमन सुकून चैन की तो कोई जरूरत नहीं है, तो कौन सा वाला पीस आएगा, PIECE, पीस. ऑल राइट. ओके, इसके बाद देखें बेटा, लुक एट नंबर 4. The dash of his car was arranged by his uncle.
ठीक है, इसके अंदर आपके पास अगला जो है आई गेस ये हमारे पास है नहीं, है ना? ओके, इसी बॉक्स के अंदर आप एक और लिख लें, और वो क्या है? SAIL और SALE, सेल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, SAIL और SALE, दोनों सेल होते हैं। अच्छा, SAIL सेल क्या होता है? वो जो बोर्ड्स के ऊपर लगा हुआ होता है वो होता है SAIL सेल। और SALE सेल क्या होता है? बेचना। अब आप बताएं कि द डैश ऑफ हिज कार वॉज अरेंज्ड बाय हिज अंकल, यानी कि उसके कार की जो फरोख्त है, उसको जो सेल किया गया है, वो किसने किया है? उसके अंकल ने। तो कौन सा सेल आएगा? SALE सेल। ठीक है जी, नंबर 5 देखो बेटा, शी विल डैश द ब्लू ड्रेस ब्लैक। आपके पास अगला पेयर है डाई एंड डाई, DIE डाई मतलब मर जाना, और DYE डाई मतलब कलर कर देना, रंगना। ठीक है, अब आप बताओ कि इस ड्रेस वाली चीज में शी विल डैश द ब्लू ड्रेस ब्लैक, इसके अंदर कौन सा डाई आना चाहिए? DYE वाला डाई आना चाहिए। नंबर 6 देखिए, द चिल्ड्रन वांटेड देयर मदर टू टेल देम अ ट्रू डैश। वो चाहते थे, बच्चे चाहते थे कि उनकी मदर उनको एक सच्ची क्या सुनाए? टेल। एंड व्हाट टेल इज शुड बी? TAIL टेल तो जो जानवर की दुम होती है उसे टेल कहते हैं, और ये TALE टेल जो होता है ये होता है कहानी, स्टोरी। ठीक है, तो अब आप सोचें कि इन दोनों में से कौन सा टेल आना चाहिए? TALE टेल। वो चाहते थे कि उनकी मदर उनको एक सच्ची कहानी सुनाए। ओके, लुक एट नेक्स्ट सेंटेंस। जी क्या है? ही केम टू स्कूल बाय द लॉन्गर डैश दिस मॉर्निंग। अगला वर्ड है आपके पास रूट एंड रूट। ROOT रूट का मतलब होता है जो प्लांट की रूट होती है, जड़ होती है, वो ROOT रूट होता है। और दूसरा रूट कौन सा होता है? ROUTE रूट का मतलब होता है रास्ता। ठीक है, ROUTE रूट मतलब रास्ता। अब देखो सेंटेंस को देखो, ही केम टू स्कूल बाय द लॉन्गर डैश दिस मॉर्निंग। आज वो लंबे रास्ते से स्कूल आया, तो कौन सा रूट आना चाहिए? ROUTE। ओके, look at the next sentence. I was so shocked I could only stand and dash. मैं इतना ज्यादा shocked हो गया। Look at the next word. Stare इन्होंने ओके, एक और इसके अंदर आप लोग ऐड करें, ये एक पूरा वो चीज नहीं है इन्होंने, है ना? स्टेयर लिखें बेटा, एक दो स्टेयर होते हैं, STAIR, और एक होता है STARE। दोनों स्टेयर लिख लें आप लोग इसके अंदर। अच्छा, मैं आपको मीनिंग्स बता देती हूँ। STAIR स्टेयर जो होता है वो क्या होता है? सीढ़ियां। ठीक है, और STARE स्टेयर क्या होता है? घूरना, बस ऐसे ही देखते जाना, किसी तरफ देखते ही जाना। अब आपका सेंटेंस क्या है कि आई वाज सो शॉक्ड, मैं इतना ज्यादा हैरान हो गया, आई कुड ओनली स्टैंड, कि मैं सिर्फ बस खड़ा रहा, एंड स्टेयर, और घूरता रहा। ठीक है ना? तो कौन सा स्टेयर आना चाहिए? STARE स्टेयर। ठीक है बेटा, ओके, अगला देखें। ओके, शी टोल्ड हर प्यूपल्स, प्यूपल्स का मतलब है स्टूडेंट्स, उसने अपने स्टूडेंट्स को बताया नॉट टू डैश हर टाइम बाय आस्किंग स्टूपिड क्वेश्चंस। अब टाइम के साथ जो वेस्ट आता है, एक्चुअली यू हैव टू ऑफ द वेस्ट, WAIST वेस्ट होती है हमारी कमर। ठीक है बेटा, और WASTE वेस्ट होता है जाया करना। तो टाइम के साथ कौन सा वेस्ट आता है? WASTE, WASTE। ओके, नंबर 10, she did not dash the cheese, I did. She did not dash the cheese, I did. अच्छा, ये आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, एक किचन के ये चीजों में एक चीज होती है जिसको कहते हैं ग्रेटर। वो क्या होता है? वो जैसे जो लोग पिज्जा बनाते हैं या किचन में काम करते हैं उनको पता है कि वो एक कद्दूकश, उसको उर्दू में कहा जाता है, उसको कहते हैं ग्रेटर। उससे कोई चीज को जैसे हम ग्रेट करते हैं, उससे वो करते हैं। तो ग्रेट कौन सा वाला? एक तो ग्रेट होता है GREAT, और एक होता है GRATE, ग्रेट। तो शी डिड नॉट डैश द चीज, आई डिड। चीज को जो ग्रेट करना है वो कौन सा वाला ग्रेट होगा? GRATE, ग्रेट। ओके,
नेक्स्ट देखें बेटा, he said that he had dash her do it. सीन दो तरह के होते हैं, एक तो SEEN सीन होता है और एक SCENE सीन होता है. SCENE सीन मंजर और SEEN सीन का मतलब होता है देखा गया या जिस तरह. अच्छा, अब क्या है? He said that he had seen her do it. उसने कहा कि उसने उसको ये करते हुए देखा है. तो कौन सा सीन आएगा? SEEN सीन. Okay, the next one is he promised never to dash again. ये वाला वर्ड भी आपके पास आपके वर्ड बैंक में मिसिंग है, इसको भी आप प्लीज इसको कर लें. ओके इसके अंदर लिखें स्टील, STEEL स्टील. एक तो स्टील होता है ना जो स्टील के बर्तन होते हैं और ये होता है, और दूसरा स्टील क्या होता है? STEAL स्टील होता है, वो होता है चोरी करना. तो उसने लास्ट सेंटेंस को देखें बेटा, ही प्रॉमिस्ड, उसने ये प्रॉमिस किया कि वो फिर इसके बाद कभी चोरी नहीं करेगा. कौन सा स्टील आना है? STEAL स्टील. ओके, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. पेज नंबर 117 के ऊपर जो आपके पास एक्सरसाइज है, इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू मे टेक इट नाउ. ऑल्दो इट इज वेरी इजी, आप बहुत आराम से कर सकते हो. ओके, so I hope you all have taken the screenshots. Let us go to the next exercise, which is on the very next page, I guess. Page 118. जी हाँ, 118 के ऊपर आप लोग देखिए, आपके पास जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वोकैबुलरी एंड यूजेज की, इसके ऊपर भी आप लोग डेट डालें. इसके ऊपर डेट डालने के बाद हम लोग देखेंगे इस एक्सरसाइज में हमने करना क्या है. फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच सेंटेंस करेक्टली विद द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स. देखो ब्रैकेट में आपको दो वर्ड्स दिए गए हैं और आपने दोनों यूज करने हैं, ठीक है. लेकिन आपने देखना है कि पहले ब्लैंक में इसमें से कौन सा वर्ड आएगा और सेकंड में कौन सा वर्ड आएगा. ओके बहुत जरूरी है कि ये जो दो वर्ड्स हैं इनके मीनिंग्स आपको पता हो. सबसे पहले सिन. सिन मीन्स गुनाह और क्राइम का मतलब है जुर्म. सिन का मतलब होता है गुनाह और क्राइम का मतलब होता है जुर्म. अ मर्डर इज अ डैश इन द आईज ऑफ द लॉ. कानून की नजर में जो मर्डर होता है वो क्या होता है? गुनाह होता है या जुर्म होता है? जुर्म होता है, क्राइम. अ मर्डर इज अ क्राइम इन द आईज ऑफ द लॉ बट अ प्रीस्ट हु इज अ प्रीस्ट. प्रीस्ट होता है जो मजहबी रहनुमा होता है, जो मजहब की तालीम देता है, उसे प्रीस्ट कहा जाता है. लेकिन एक जो मजहबी रहनुमा होता है, प्रीस्ट जो होता है, सीज इट एज अ डैश. लेकिन जब आप किसी मौलवी साहब से पूछे तो वो मर्डर को जुर्म नहीं कहेंगे, वो उसको गुनाह कहेंगे. वो कहेंगे ये इसने गुनाह किया है, ठीक है ना. पुलिस क्या कहेगी? कि इसने जुर्म किया है. तो मर्डर को इन द आईज ऑफ लॉ इट इज अ क्राइम बट अ प्रीस्ट सीज इट एज अ सिन. लेकिन जो एक प्रीस्ट है वो उसको गुनाह कहेगा, ठीक है. नंबर 2 देखें. द नॉवेलिस्ट डैश ऑफ राइटिंग इज ओरिजिनल एंड अपीलिंग. यानी उसका जो नॉवलिस्ट होता है जो नॉवेल्स लिखता है, ठीक है. आपके पास जो दो वर्ड्स हैं, एक है मेथड और एक है स्टाइल. मेथड का मतलब होता है तरीका और स्टाइल का मतलब होता है स्टाइल, यू नो, द वे टू डू थिंग्स. कोई हर किसी का एक अपना स्टाइल है और ये है, ठीक है ना. द नॉवेलिस्ट डैश ऑफ राइटिंग इज ओरिजिनल एंड अपीलिंग. अपीलिंग का मतलब है अट्रैक्शन, जो अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ. यानी नॉवेलिस्ट का लिखने का जो स्टाइल है वो ओरिजिनल है, बिल्कुल अपना जाती स्टाइल है, कॉपीड नहीं है, और अपीलिंग भी है, अट्रैक्टिव है. एंड हिज डैश ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू कैरेक्टर्स, यानी जो नए कैरेक्टर स्टोरी में वो इंट्रोड्यूस कराता है. मेथड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू कैरेक्टर्स इज ब्रिलियंट. ये बहुत अच्छे तरीके से वो न्यू कैरेक्टर्स को स्टोरी में इंट्रोड्यूस कराता है. Number 3, this vase is dash. I have not seen such dash craftsmanship before. अच्छा, दो वर्ड्स क्या है आपके पास? यूनिक. यूनिक का मतलब होता है कि जो अनकॉमन होता है, यानी ऐसी चीज जो कॉमन नहीं होती, बहुत ही कम देखने को मिलती है, उसे यूनिक कहते हैं. और एक्सीलेंट का मतलब होता है जबरदस्त, कमाल का, वंडरफुल,
ठीक है, तो क्या है जी, दिस वाज इज यूनिक, यानी कि ऐसा वाज बहुत कम देखने को मिलता है. आई हैव नॉट सीन सच एक्सलेंट क्राफ्टमैनशिप बिफोर. क्राफ्ट क्या होते हैं, जो हाथ से चीजें बनाई जाती हैं उनको क्राफ्ट कहा जाता है. तो मैंने ऐसा हाथ से बना हुआ जो काम है शानदार, वो पहले कभी नहीं देखा. ओके, नेक्स्ट देखें. आपके पास वर्ड्स है मोनोटोनस एंड बोरिंग. अच्छा, पहले मैं आपको मीनिंग्स बता देती हूँ, फिर आपको पता चल जाएगा. मोनोटोनस होता है कि जैसे मिसाल के तौर पे अगर कभी आपने देखा होगा कि अगर कोई बंदा, कई लोग होते हैं जो इस तरह बात करते हैं कि ना तो उनकी आवाज कभी ऊंची होती है ना नीची, वो एक जैसी आवाज में बोलते जाते हैं, ना उसमें वो कहीं रुकते हैं ना कोई पॉज देते हैं, मतलब उनका एक इस तरह का स्टाइल होता है. तो उनकी जो बातचीत होती है वो बहुत ही बोरिंग लगती है, मतलब ऐसे लगता है कि जैसे इनकी बात खत्म हो गई, खत्म नहीं होती, वो चल रही होती है. तो क्या है जी, शी फाउंड दिस स्पीच बोरिंग. उसको ये स्पीच बहुत बोरिंग लगी बिकॉज ही डिलीवर्ड इट. क्योंकि वो स्पीच किस तरह दी गई, इन अ मोनोटोनस वॉइस, कि वो एक जैसी आवाज में स्पीच दी गई. जो बच्चे स्पीच करते हैं उनको अच्छी तरह पता है कि स्पीच करने के दौरान दे हैव टू रेज their volume, sometimes have to go up, sometimes have to come down. इस तरह होता है. तो ये ही स्पीच का एक्सप्रेशन होता है. लेकिन जब आप एक जैसी आवाज में पूरी स्पीच करते जाएंगे तो सुनने वाले बोर हो जाएंगे. ऑल राइट बेटा, इस वक्त हमारी क्लास का टाइम अभी खत्म हो गया. वी विल कंटिन्यू द सेम एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट क्लास. So see you at 2:45 and we will